नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हो भारत माता की। चलो शुरू करते हैं आज फिर से इस कहानी को, इंडिगो पार्ट 4 को। और आज हमें उम्मीद है कि ये कहानी पूरी हो जाएगी, यानी आज हम इस कहानी का दी एंड कर देंगे। और बेटा मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, वो सवाल के जवाब तुम्हें देने हैं। यू हैव टू आंसर मी, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टोरी। क्यों हंस रहे हो सर? हंसूंगा नहीं, मेरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, उनके स्वागत में हंसू ना तो मैं क्या करूंगा ये बताओ भारती त्यागी जी। इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं मेरे दूर दराज से, मैं उनको मुंह बना के दिखाऊं क्या? मैं मेहमानों को मुंह बना के दिखाऊं? मैं तो हंसूंगा जी अपने बच्चों के लिए। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं इंडिगो की कहानी। और जैसा कि आपको पता है कि सारी सरकार महात्मा गांधी के आगे झुक गई है, और वहां के जो लॉयर्स थे वो भी झुक गए हैं, और उन्होंने कहा है कि बेल के लिए तुम चले जाओ, तो बेल के लिए भी मना कर दी है। और गांधी जी ने फिर पूछा है कि भाई सारे लॉयर से तो तुम क्या करोगे अगर मुझे जेल हो गई? तो वो कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे। फिर गांधी जी कहते हैं यार इन लोगों की तो देखो। तो वो कहते हैं कि गांधी जी तुम तो दूर के हो, जब ऐसा कर रहे हो अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर गांधी जी कहते हैं कि भैया हम तो अब जीत गए, चंपारण जो है उसका युद्ध तो हम जीत गए। ये कहानी यहां तक थी। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी ने कहा हम जीत गए। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। और फिर उसने एक कागज का टुकड़ा लिया। कागज का टुकड़ा लाओ, वे ढूंढ गए कागज का टुकड़ा, ये रहा। कागज का टुकड़ा लिया, कागज का टुकड़ा लेने के बाद ऐसे करके उनको फाड़ा, ठीक है, इस तरह से उसके टुकड़े किए। और पहले कागज पे लिख दिया कि तुम जाना जेल, ले पकड़ो। अब तू जाना जेल, ले ये पकड़ तेरा। अब तू जाना, आपके तू जाना जेल, ये ले। अब के तू जाना, आपके तू जाना। इस तरह के उन्होंने पेपर पर लिख दिया। डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। कि कैसे कैसे तुम्हें गिरफ्तार होना है, कैसे कैसे तुम्हें कोर्ट अरेस्ट करना है, मैं लिख के जा रहा हूं। बहुत दिन बाद गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला कि भाई मजिस्ट्रेट से जो आया था, और वो इन्फॉर्म कर रहा था कम्युनिकेशन लेटर, lieutenant him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। और उन्होंने कहा कि गांधी जी से बोला, उसमें आया लेटर में लिखा हुआ कि गांधी जी से बताया गया कि अब केस को खत्म कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, अब खत्म, अब कोई केस नहीं है, गांधी जी जहां तुम जाना चाहते हो रहो। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड। और ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें, ये पहली बार था भारत में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कहा ना मानना जीता हो। इससे पहले जिसने भी कहा नहीं माना ना, ब्रिटिश सरकार ने उसे सजा दी। लेकिन ये पहली बार था कि सिविल डिसोबीडियंस किया गया, यानी सरकार की बात नहीं मानी फिर भी वो जीता। कौन? गांधी जी। ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है भाई। इसके बाद आज की कहानी यहां से शुरू होगी, आज हम यहां से पढ़ेंगे। आज की कहानी ये वाली है, यहां से आज की क्लास शुरू होती है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। अब गांधी जी और उनके साथ जो लॉयर्स थे उन्होंने एक प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ाई, कंडक्ट माने करी, एक दूर दराज, फार फिलंग का मतलब होता है दूर दूर तक उन्होंने इंक्वायरी करी। दूर दूर तक उन्होंने इंक्वायरी करी, फार फिलंग मतलब दूर दूर। सो जा, दूर दूर सो जा, नहीं तो कौन आ जाएगा? बब्बर शेर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इनटू द ग्रीवेंसेज, किस पर करी उन्होंने? शिकायतों पर। जो ग्रीवेंसेज मतलब शिकायत थी, जो शिकायत थी फार्मर्स की, उनके ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई। डिपोजिशंस जो शिकायतें थी, ठीक है, जो शिकायतें थी लगभग 10,000 लोगों की, 10,000 गरीब किसानों की जो शिकायतें थी वो लिखी गई, रिटन डाउन, उनको लिखा गया कि भाई इसको ये शिकायत, तो 10,000 लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई। नॉट मेड ऑन दी अदर एविडेंस, दूसरे दूसरे सबूत भी इकट्ठे किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और जो कि कागज थे, उनके लीगल कागज थे, वो भी इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड, सारा का सारा एरिया धक 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 कर रहा था, यानी चारों तरफ आग फैली हुई थी। उधर इंक्वायरी चल रही थी और इधर देखो दूसरी तरफ, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो छानबीन करने वाले लोग थे, सारा एरिया उनसे थ्रॉब था। कोई कहीं इंक्वायरी कर रहा, कोई कहीं कर रहा है। एंड द विहीमेंट प्रोटेस्ट, और ये जोरदार, विहीमेंट का मतलब क्या होता है? जोरदार। ये जो जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध चल रहा था,
जोरदार विरोध चल रहा था। किसका विरोध चल रहा है? लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड नहीं चाहते थे कि ये इंक्वायरी हो, तो लैंडलॉर्ड ने जो है विरोध कर दिया। लैंडलॉर्ड ने जोरदार विरोध कर दिया कि तुम्हारी इंक्वायरी को हम होने नहीं देंगे। इन जून, और जून में क्या हुआ, गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। गांधी जो है मिले, गांधी जी ने जो बुलाया गया उनको, एडवर्ड गेट ने उनको बुलाया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बिफोर ही वेंट ही मैट, और जब गांधी जी इनके पास जा रहे थे तो तब ये जाने से पहले मिले। एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस ना आया वहां से तो तुम्हें क्या करना है मैं पहले ही बता के जा रहा हूं। आशीष सिंह जी बिल्कुल भी मत घबराओ, मेरे साथ रहो, ऐसे रोने से कुछ ना होगा मेरे भाई, हिम्मत रखनी होगी, हमें जज्बा दिखाना होगा। गांधी जी ने जब वो सर एडवर्ड गेट ने बुलाए तो सर एडवर्ड गेट के जाने के पहले ही वो लिख कर चले गए कि तुम्हें क्या करना है। लिख कर गए सारी बातों को कि अगर मैं ना लौटा तो तुम्हें क्या करना है। गांधी हैड 4 प्रोटेक्ट, गांधी के वहां पर सर एडवर्ड गेट के पास यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 4 बड़े बड़े प्रोटेक्टेड इंटरव्यू हुए। 4 बड़े बड़े इंटरव्यू हुए। प्रोटेक्टेड का मतलब बड़े बड़े, यानी बहुत लंबे लंबे टाइम के, 4 से 5-5 घंटे के। विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस गवर्नर के साथ 4 बड़े बड़े इंटरव्यू हुए। और इसका रिजल्ट ये रहा, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी बनाई कि एक हम आदमी दे रहे हैं तुम्हें, ऑफिसर्स दे रहे हैं, ये इंक्वायरी करेंगे, तुम मत करो। गांधी जी तुम अपने लोगों के साथ मत करो, हम तुम्हें सरकारी आदमी दे रहे हैं, ये इंक्वायरी करेंगे। इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपिंग का मामला था इंडिगो का, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी, एक कमीशन बना दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, उस कमीशन में कौन कौन थे? जमींदार थे, गवर्नमेंट के अधिकारी थे, और गांधी जी अकेले थे अपने किसानों की तरफ से। जो कमीशन बनाया है, ठीक है, जो कमीशन बनाया है, एविडेंस का मतलब बेटा सबूत होता है सुधांशु। जो कमीशन बनाया है उसमें सरकारी अफसर भी हैं, उसमें लैंडलॉर्ड भी हैं, और उसमें गांधी जी भी हैं। सब लोग जो है आपस में इंक्वायरी कर रहे हैं इधर उधर जाकर, ठीक है। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी चंपारण में ही रहे, ठीक है, फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड, बिना इंटरप्ट किए पीरियड, यानी वो कहीं नहीं गए। लगभग 7 महीने तक वो चंपारण में ही रहे। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी छेड़खानी के, यानी वो कहीं नहीं गए सिवाय चंपारण के। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उन्होंने बाद में भी शॉर्टर विजिट्स जो है वो करते रहे, बार बार जो है आते जाते रहे वो यहाँ। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, ऐसी विजिट थी ये गांधी जी की अंडरटेकन कैजुअली, जो ऐसे ही एवं ही बस ली गई थी, एवं ही आए थे वो यहाँ पर, कहा? चंपारण में। ऑन द एंट्रीटी, कहने पर, किसके कहने पर आए थे? ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अनपढ़ किसान के कहने पर गांधी जी यहां तो एवं ही आ गए थे। अब मुझे ये बता दो वो अनपढ़ किसान कौन था जिसके कहने से गांधी जी यहां आए थे? मैं भी देखना चाहता हूं तुम कितने अंदर तक जा रहे हो। हाँ, ईंट ना मेरे पास पता क्या है, ये रहा मेरे पास जो तुम देख रहे हो ना, ये ईंट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये लगेगी तुम्हारे सिर में, पढ़ोगे ना तो डिटेल पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, डिटेल, सिर में मारूंगा नहीं। वो बताओ मुझे जिसके कहने पर गांधी जी यहां आए, वो अनपढ़ किसान बताया गया है, उसके कहने पर एवं ही गांधी जी यहां आ गए। कौन था वो? उसका नाम पता है या लगे सिर में? बताओ बताओ जल्दी, क्या नाम था उसका? नाम, शाबाश, नाम बताओ क्या था? आया नाम निकल के? यस, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वो अनलेटर्ड पीजेंट था, यानी अनपढ़ किसान था, जिसके कहने पर गांधी जी यहां आए। कहां? चंपारण में। उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। देखो, मुजफ्फरपुर जैसे ही गांधी जी आए हैं, मुजफ्फरपुर के बाद गांधी जी से मिला, आया ही ना मिलने राजकुमार शुक्ला। राजेंद्र प्रसाद के यहाँ तो यहाँ लेके गया, उसके बाद से गायब है, दिखाई नहीं दे रहा। इन दी एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद से गांधी जी आए थे, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि कुछ दिन में मामला खत्म कर दूंगा, 2-4 केस लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या पता पूरी साल खा जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ, गांधी की जिंदगी का 1 साल लग गया चंपारण के केस में। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, जो इंक्वायरी, ऑफिशियल इंक्वायरी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था, उसने इकट्ठे किए, असेंबल्ड किए
क्रशिंग माउंटेन यानी बहुत पहाड़ के बराबर उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, पहाड़ के बराबर क्रशिंग माउंटेन सबूत इकट्ठे किए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जमींदारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ ढेर सारे माउंटेन की बराबर के इतने सबूत इकट्ठे कर लिए उन्होंने। एंड व्हेन दे सा दे अग्रीड, और जब उन्होंने ये देखे सबूत देखे, सरकार ने देखे, तो वो एग्री कर गए कि हाँ भी हाँ हमारी गलती है। इतने सारे सबूत दिखाओ, किसको झूठा बनाओगे, तो सबने अपनी गलती मान ली। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, और एक नियम बनाया गया, प्रिंसिपल ये हुआ, नियम ये बना कि अब पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, रिफंड टू द पीजेंट्स, गरीब किसानों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो तुमने देखा गांधी जी ने किस तरह से पैसे वापस दिलाए। भाई साहब 1 साल लग गया चंपारण के केस में। गांधी जी इतने रिजोल्यूट आदमी थे, ढीठ आदमी थे, जिस काम में लग गए, और अहिंसात्मक काम करते थे, हिंसा नहीं करते थे, ऐसे लड़ते थे जैसे एक वकील लड़ता है। बहुत बड़े बैरिस्टर थे वो, सुकून से लड़ते थे। बाले ऐसे नहीं मारूंगा मैं तेरे को, मैं बातों से मारूंगा। बट हाउ मच मस्ट पे, लेकिन कितना पे करना है, दिक्कत ये थी। अब सरकार ने ये तो कह दी कि हम गरीब किसानों को पैसे वापस देंगे, लेकिन कितना वापस करें, दिक्कत ये है। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा, हाँ गांधी जी कितने पैसे वापस कर दें। दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा कि ये पूरी पेमेंट के लिए बोलेगा गांधी जी, यानी 100% के 100% वापस कर दो। मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो पैसे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, और जो पैसे उन्होंने धोखेबाजी से, डिसीटफुली धोखेबाजी, इलीगली गैर कानूनी तरीके से, एक्सटोर्ट मतलब हड़पे हैं, ऐसे उनसे गरीब किसानों से हड़पे हैं, हड़पे हड़पना, जो गरीब किसान हैं उनसे धोखेबाजी से गैर कानूनी तरीके से हड़पे हैं। उन्होंने सोचा गांधी जी अब पूरी पेमेंट की बात करेंगे, 100 के 100% वापस दे दो। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कहा अरे 50% वापस दे दो। उन्होंने तो सोचा था 100% मांगे, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% ही डिमांड करी कि चलो 50% दे दो। यानी अगर 1000 रुपए गरीब किसानों ने दिया है किसी ने, तो उसको 500 रुपए वापस दे दो। अगर किसी ने 1 लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 1 लाख रुपए दिए हैं, तो उसको 50,000 वापस दे दो। बात समझ में आ गई। 50% के लिए गांधी जी ने बोला। देर ही सिम्ड एडामेंट, यहां पर वो बड़े ढीठ दिखाई दिए। एडामेंट का मतलब डिटरमाइंड, बड़े दृढ़ दिखाई पड़ रहे थे जब वो कह रहे थे कि 50% चाहिए। राइट्स रिवरेंड जे जैड हो, जे जैड हो ये बताते हैं कि उस वक्त पर बहुत दृढ़ नजर आ रहे थे जब वो कहते 50%। ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रन, ये जे जैड होज वो आदमी है जो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे, यानी ब्रिटिश सरकार के ही आदमी थे, और चंपारण के एपिसोड को इन्होंने बड़े ध्यान से देखा था, बड़े नजदीक से इन्होंने कहानी देखी थी। थिंकिंग प्रोबेबली, शायद ये सोचते हुए, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो अब रास्ता नहीं देंगे, आगे का कुछ नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%। अब जो जमींदार थे उन्होंने कहा जी हम तो, जब उन्होंने 50% खुद ही कहती, तो सरकार ने कह दी हम तो 25% वापस देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, और अमेजमेंट की बात यह है, मतलब सरप्राइज की बात यह कि गांधी जी मान भी गए कि चल कोई बात ना 25% ही दे दे। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस तरह से वो बीच का जो डेडलॉक था, वो जो लड़ाई थी, वो खत्म हो गई। वो जो बैरियर उन दोनों के बीच में था, यानी गरीब किसानों के बीच में और जो उनके बीच में था, प्लांटर्स के बीच में, वो बैरियर जो था, जो लड़ाई थी इनके बीच में, ये डेडलॉक खत्म हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और कमीशन के द्वारा ये सेटलमेंट जो है, ये जो हुआ 25% का, ये अनएनिमसली जो है, बिना कुछ कहे ये स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, मुन्ना सो जा, नहीं तो शाहरुख सर आ जाएंगे, धांसू इंग्लिश पढ़ा देंगे सर। नौकरी लगवा देंगे। क्या बात है, हाँ पक्का सरकारी नौकरी क्यों लगवाएंगे, आओ तुम जरा कंपटीशन में पढ़ाएंगे, तुम्हें क्या घबरा रहे हो, हवा बना दूंगा पेपर के, आओ तो सही, तुम पहले 12th पास करो अच्छे नंबर से। आगे देखते हैं। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपोर्टेंट। अब गांधी जी ने 50% मांगे, 25 पर राजी हो गए, ऐसा क्यों किया, आइए समझते हैं। गांधी एक्सप्लेन, गांधी बताते हैं कि अमाउंट जो है, पैसे जो हैं, रिफंड के जो पैसे हैं, वो कम जरूरी हैं। लेस मतलब कम, वो कम जरूरी हैं
कम जरूरी है किसके मुकाबले? देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइग्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। तो गांधी जी कह रहे पैसे इतने जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ब्रिटिश सरकार ने कम से कम पैसे तो वापस करे, मजबूर तो हुए वो, झुके तो सही हमारे सामने वो यूं करके। पैसे जरूरी ना, पैसा आज है कल ना है, लेकिन जरूरी बात यह है कि कम से कम हमने उन्हें झुकाया तो सही, हमने उन्हें हराया तो सही। पैसों की इतनी बड़ी औकात नहीं है। विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कम से कम उनकी इज्जत तो कम हुई, प्रेस्टीज तो कम हुई हमारे सामने। पैसे इतने जरूरी थोड़ी हैं, पैसे तो आज है कल नहीं है। तो गांधी जी ने इसलिए 25% पर एग्रीमेंट ये कर लिया, भैया कोई बात नहीं 25% वापस दे दो। इसीलिए एज फार द पीजेंट वर कंसर्न, जहां तक इन गरीब किसानों का सवाल है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लूड एबर। गांधी जी कहते हैं कि जो जमींदार थे, प्लांटर्स थे, ये अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझते थे, द लो, कानून से भी ऊपर। नाउ द पीजेंट सो दैट ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स। अब गरीब किसानों ने उनको दिखा दिया है कि तुम अपने आप को, खुद को कानून से ऊपर मत समझो, हमारे भी अधिकार हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हमारे भी राइट्स हैं, हम भी डिफेंड कर सकते हैं। तो अब गरीब किसानों ने इनको, अंग्रेजों को दिखा दिया था। ही लर्नड करेज, और गांधी जी ने उन लोगों को साहस सिखा दिया था, हिम्मत सिखा दी थी कि हिम्मत कैसे रखनी है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और इस मामले ने, ये जो घटना हुई चंपारण की, इस मामले ने गांधी जी की पोजीशन को भी जस्टिफाइड कर दिया, साबित कर दिया कि गांधी जी कितने बड़े बैरिस्टर हैं, कितने बड़े कलाकार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों में, ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड, ब्रिटिश प्लांटर ने छोड़ दिए। अबंडेंट का क्या मतलब होता है? छोड़ देना, छोड़ दिए देयर एस्टेट्स, अपनी जमीनें ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दी। भैया चलो ये मारेंगे, ये तो मारेंगे बहुत हमें, तो उन्होंने अपनी जमीनें छोड़ दी ब्रिटिश सरकार ने। विच रिवर्टेड, जो वापस आ गई, रिवर्टेड का मतलब वापस आ गई, किसके पास आ गई? टू द पीजेंट्स, गरीब किसानों के पास वो जमीनें वापस आ गई। अब वो उनका अधिकार था, वो चाहे कुछ भी बोए, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड, और वहां जो शेयर क्रॉपिंग चल रही थी कि जमीन पे खेती बोनी है नील की और वो उनको जमा करनी है, ये सब खत्म हो गई। बटाईदारी का काम खत्म हो गया। अब तुम अपना उगाओ, अपना बो, अपना जोतो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिश सरकार छोड़कर चली गई थी जमीनों को, शेयर क्रॉपिंग गायब हो गई थी, डिसअपियर्ड, गायब। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। गांधी जी ने कभी खुद को ये सेटिस्फाई नहीं किया, कभी खुश नहीं रहे कि वो किसी मामले को राजनीतिक तरीके से सुलझाएं या फिर वो पैसे के तरीके से सुलझाएं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन उनके कभी रहे ही ना। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण। और फिर गांधी जी ने क्या देखा कि यहाँ तो कल्चर भी खराब हो रहा है, यहाँ की तो, यहाँ का जो समाज है वो भी खराब हो रहा है, ये तो बहुत पीछे पड़े, ये तो बहुत पीछे हैं। यानी चंपारण के लोगों में ना तो कल्चरल वैल्यू है ना सोशल वैल्यू है, ना तो उनके अंदर कल्चरल है ना सोशल है, ना तो वो सामाजिक आदमी है, ना तो वो किसी कल्चर में पड़े हुए हैं, यानी उनके पास कोई कल्चर ही नहीं है, बस ऐसे गंदे संदे से रह रहे हैं। गांधी जी ने फिर ये देखा इन द चंपारण विलेज एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और गांधी जी इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। तो जल्दी से उन्होंने क्या किया? ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स बुलाए चंपारण के लोगों के लिए। उन्होंने टीचर्स बुलाए, महादेव देसाई और नरहारी पारिक, दो यंग मैन आए हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल। गांधी जी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, चेले बन गए वो गांधी जी के, डिसिपल बन गए। कौन कौन से? महादेव देसाई और नरहारी पारिक, ये बड़े टीचर थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी साथ में आई पढ़ाने के लिए। कहां? चंपारण के गांव के लोगों को। वॉलंटियर्ड फॉर देयर वर्क, वॉलंटियर्ड का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे वो, अपनी मर्जी से, यानी कोई पैसा वैसा वो नहीं देंगे, बस समाज सुधारने के लिए महादेव देसाई और नरहारी पारिक जो है अपनी पत्नियों के साथ चंपारण के लोगों को पढ़ाएंगे, वो भी कैसे? वॉलंटियर्ड, यानी अपनी मर्जी से, बिना किसी पैसे के। सेवरल मोर केम, और भी बहुत सारे लोग आए, बॉम्बे से, पूना से और दूसरे दूर दूर के जो हिस्से थे, जमीन थे, वहां से लोग आए।
यानी देश के और भी हिस्सों से लोग आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, और गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास भी वहां आ गया। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से वो भी आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, मिसेस गांधी भी वहीं पर आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, छोटे छोटे प्राइमरी प्राथमिक स्कूल खोले गए 6 गांव में, इन 6 विलेज, 6 गांव में क्या खोले, स्कूल खोले उन्होंने। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम, कस्तूरबाई ने वहां के लोगों को आश्रम के नियम सिखाए कि आश्रम में हम कैसे रहते हैं, वहां के रूल्स सिखाए। पर्सनल क्लीननेस की, खुद की साफ सफाई कैसे रखनी ये सिखाया। एक कम्युनिटी सैनिटेशन और समाज की सफाई कैसे करनी है, अपने आसपास के एरिया की सफाई कैसे करनी है ये सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, उस वक्त पर वहां का जो स्वास्थ्य था, हेल्थ थी, वो भी अच्छी नहीं थी, वो भी बुरी थी। ठीक है, वो भी बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी ने एक फिर डॉक्टर को हायर किया, ये भी वॉलंटियर था, यानी ये भी अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से एक डॉक्टर हायर किया, अपनी मर्जी से आया वो भी। हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, कि मैं 6 महीने यहीं रहूंगा यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। देखो टीचर्स भी आ रहे हैं, और मेरे बच्चा यहाँ पर डॉक्टर भी आ रहे हैं, कस्तूरबाई भी आई हैं, देवदास भी आया गांधी जी का छोटा बेटा, पत्नी आई है कस्तूरबाई, ये सब के सब आने हैं यहाँ के लोगों के कल्चरल और सोशल वैल्यूज को सुधारने के लिए। बात समझ में आ रही है कि ये लोग क्यों आए हैं? एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बताएं। यस सर, बात समझ में आ रही है, वरनी वहीं आ जाऊंगा मैं, यहाँ आ गई हूं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को कल्चरल और सोशल वैल्यूज सिखाए जाए, समाज में कैसे रहना है ये सिखाया जाए, और उनकी जो परंपरा है, कल्चरल है, कल्चर वहाँ का वो कैसे कैसे करना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, किसकी क्या करना है कैसे नहीं करना, वो सारी चीजें सिखाने के लिए आए। तो देखो 2 टीचर आए हैं, नरहरि पारिक, ठीक है, और देसाई नाम के टीचर आए, डॉक्टर भी आया है, कस्तूरबाई भी आई है, देवदास भी आया है, स्कूल खोले गए हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, मतलब गांधी जी बहुत सोच रहे हैं। अब देखो एक हंसी की बात आएगी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 दवाइयां थी उस वक्त डॉक्टर के पास, 3 दवाइयां। अब देखो हमारे पास तो पूरा मेडिकल स्टोर है, उस वक्त पर 3 ही दवाइयां थी मेरे बच्चे, पता है कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयां थी। कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयां थी। पहली दवाई, दूसरी दवाई और तीसरी दवाई, बस, इसके अलावा कोई दवाई नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ तो मेडिकल स्टोर है अब, लेकिन उस जमाने में सिर्फ 3 ही दवाइयां थी। और अपने दादाजी से, पापा जी से, परदादा जी से पूछोगे ना तो पता है क्या होगा, वो ये कहेंगे, अरे जब हमें बुखार हुआ करता था तो हम तो ऐसे धूप में लेट जाया करते थे, ऐसे जमीन पर लेट जाया करते थे, ऐसे करते थे, तो वो दवाइयां नहीं खाते थे बुखार बुखार की। तो वहां पर दवाइयां थी नहीं उस टाइम पे। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसके जीभ में दिक्कत होती थी, जीभ में छाले पड़ जाते थे, उसको क्या देते थे? कैस्टर ऑयल देते थे। जिसके जीभ में छाले पड़ जाते थे, कैस्टर ऑयल देते थे उसको। एनीबडी विद मलेरिया, जिसको मलेरिया फीवर हो जाता था, उसको क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल देते थे, यानी क्यूनाइन और कैस्टर ऑयल दोनों को मिला कर देते थे। देखो क्या कहानी चल रही है। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, किसी को अगर फोड़ा फुंसी हो जाते थे, स्किन इरप्शन, स्किन में कुछ इरप्शन हो जाते थे, मवाद फोड़ा फुंसी निकल आते थे, रिसीव्ड, उसको क्या देते थे? ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, उसको मरहम देते थे और उसको कैस्टर ऑयल देते थे। तो ये तीनों दवाइयों को घुमा फिराकर एक दूसरे में बीमारियों में देते रहते थे। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट, गांधी जी ने एक बार गंदी हालत देखी। फिल्दी का मतलब गंदी, गंदी हालत देखी वीमन के कपड़ों की, वहां की जो वीमन थी उनके कपड़ों की गंदी हालत देखी। ठीक है, ठीक है भाई। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, कस्तूरबाई से, टू टॉक टू देम, अरे यहाँ कोई यो कस्तूरबाई इधर आइयो, जरा बात तो करो इनसे, इतनी गंदी क्यों रहती हैं ये, ऐसे बोला होगा गांधी जी ने अपनी पत्नी से, वहां की चंपारण की औरतों से, कि कस्तूरबाई जरा इधर आना, जरा इनसे बात तो करना, ये इतनी गंदी क्यों रहती हैं, इनकी साड़ियां गंदी होती हैं, ये गंदियां रहती हैं, ऐसी पता नहीं कैसी बुरी बुरी सी, ऐसे बोला होगा। वन वीमन टॉक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक वीमन जो है लेके चली गई, टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक वीमन जो है कस्तूरबाई को ऐसे पकड़ के, जब उसने पूछा कि अरे तुम इतने गंदे क्यों रहते हो, तो कस्तूरबाई को पकड़ के जो है यानी गांधी जी की पत्नी को वो पकड़ के लेके चली गई ऐसे करके, चल यहाँ कस्तूरबाई यहाँ को आओ झोपड़ी में, यहाँ को आओ झोपड़ी में, झोपड़ी में लेके चली गई।
और कहा देखो, लुक, देर इज नो बॉक्स और कपबर्ड हेयर फॉर क्लोथ, कि ना तो हमारे घर में कोई संदूक है, ना ही हमारे घर में कोई अलमारी है कपड़ों के लिए। झोपड़ी में लेके मैं दिखाऊं तुम्हें, मैं हम क्यों रहे मैं गंदे। तो घर में देखा तो ना तो वहां कोई संदूक है, ना तो वहां कोई अलमारी है कपड़ों के लिए। कहती है द साड़ी आई एम वेयरिंग द ओनली वन आई हैव। उसने कहा जो साड़ी मैंने पहन रखी है, जो साड़ी मैंने पहन रखी है ना, सिर्फ मेरे पास ये है। अब क्या तो मैं पहनूं, क्या मैं धोऊं? अब गंदे ना रहूं तो फिर कैसे रहूं बता। यानी कहने का मतलब ये है कि कस्तूरबाई से वो औरत इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि मुझे साड़ी दिवा के लाओ। ठीक है यही तो मतलब है। द साड़ी आई एम wearing इज द ओनली वन आई हैव। उसने कहा कि जो साड़ी मैंने पहन रखी है सिर्फ मेरे पास यही है, क्या मैं पहनूं, क्या मैं धोऊं, अब तुम बताओ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी बहुत समय तक चंपारण में रहे। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, गांधी जी ने जो है नजर रखी। कीप डिस्टेंस वॉच मतलब दूर से नजर रखी, आश्रम पर भी नजर रखी, चंपारण में भी रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, उन्होंने लगातार जो है वो हिदायतें भेजते रहे, क्या करना क्या नहीं करना, आश्रम में भी वो भेजते रहे बाई मेल, है ना, खत से। एंड आस्क्ड, और पूछा उनसे, फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, की फाइनेंशियल क्या चल रहा है, अकाउंट में कोई पैसे तो कमी की नहीं है, यानी आश्रम में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसों की कमी तो नहीं है। वंस ही रोट, एक बार गांधी जी ने लिखा आश्रम के लिए, टू द रेजिडेंट, जो वहां रह रहे थे लोग, दैट इट वॉज टाइम टू फिल, कि अब समय आ गया है कि तुम भर दो, समय आ गया है कि तुम भर दो। क्या भर दो? दी ओल्ड लेटरीन, जो पुराने लेटरीन के ट्रेंचेस हैं, गड्ढे हैं, पुराने लेटरीन के जो गड्ढे हैं उनको भर दो। ठीक है, लेटरीन, जो पुराने लेटरीन के जो गड्ढे हैं उनको भर दो। एंड डिग न्यू, और खोदो, और खोदो वंस अदरवाइज, नए खोदो, अदरवाइज दी ओल्ड वंस, क्योंकि नहीं तो जो पुराने गड्ढे हैं वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उनमें से बदबू आने लगेगी। तो जब चंपारण में थे तो वो ऐसे हिदायतें भेजते रहते थे वहां के लिए, आश्रम के लिए, कि भैया पुराने गड्ढे भर दो लेटरिन के और नए खोद लो, नहीं तो ये बदबू देंगे, अब बहुत दिन हो गए इन्हें भर गए हैं, है ना। क्योंकि पहले जब हुआ करता था ना, पहले तो हमारे यहाँ तो वॉशरूम है, पहले वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। और आप जानते हैं कि सब लोग जो है खेत वगैरह में जाया करते थे, जंगल में जाया करते थे, क्योंकि घर में वॉशरूम नहीं हुआ करता था। है, आप जानते हैं ना, दादी परदादी से पूछेंगे तो वो बताएंगी, परदादा से पूछेंगे तो वो बताएंगे, है ना, कि भाई हमारे घरों में लेटरिन नहीं हुआ करती थी, हम बाहर जाया करते थे करने के लिए सुबह ही सुबह। इवन अगर मैं बात करूं भी ईस्टर्न एरिया की, है ना, पूर्वी क्षेत्र की बात करूं, तो अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी लेटरिन की हर जगह व्यवस्था नहीं है। वो लोग भी अभी जो है सुबह सुबह बाहर जाते हैं फ्रेश होने के लिए। ठीक है भाई, शाबाश, बात आ रही है समझ में, है ना। तो लैट्रिन के गड्ढे जो हैं वो भर गए हैं, उन्हें भर दो भैया, नए खोद लो, नहीं तो बदबू देने लगेंगे अब वो। इस तरह की बातें वहां चलती थी। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। और ये चंपारण का जो किस्सा हुआ, एपिसोड रहा, ये गांधी जी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, यानी यहां से गांधी की जिंदगी मुड़ गई। ठीक है, गांधी जी की जिंदगी में बहुत बदलाव हुए। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, गांधी जी कहते हैं, ही एक्सप्लेन, वो कहते हैं कि मैंने क्या किया, वो अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये तो बहुत साधारण चीज थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ऑन कंट्री। गांधी जी ने कहा कि मैंने तो बस ये कहा था कि मेरी कंट्री में आकर बाहर के लोग मेरे को ऑर्डर नहीं कर सकते, मैंने तो यही तो कहा था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन वो कहते हैं चंपारण का जो एपिसोड था ये इसलिए शुरू नहीं हुआ कि मैंने डेफियंस किया, यानी मैंने कहा नहीं माना, मैंने कहा नहीं माना, इस वजह से ये शुरू नहीं हुआ था चंपारण का एपिसोड। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ कम करना चाहता था, एलिवेट का मतलब कम करना चाहता था, डिस्ट्रेस मतलब टेंशन को, उनके तनाव को मैं कम करना चाहता था। किसके? ग्रेट नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बहुत सारे गरीब किसानों के तनाव को मैं कम करना चाहता था, इस वजह से चंपारण का एपिसोड शुरू हुआ। ये डेफियंस यानी कहा ना मानना, यानी रूल को डिसोबे करना, कानून का पालन ना करने के वजह से शुरू नहीं हुआ था ये। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का पैटर्न था। हिज पॉलिटिकल वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, उनका जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति थी वो मिल गई थी प्रैक्टिकल में। ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस,
और जो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनमें वो मिल गई थी पॉलिटिकल्स काम, और उनकी जो वो जीत थी वो हो गई थी। तो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए शुरू नहीं करवाया था, इसलिए शुरू नहीं हुआ था ये केस कि मैं उनका कहना नहीं मानूंगा, कानून को तोड़ूंगा। तो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे जो गरीब किसान हैं उनकी टेंशन कम हो। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। कि ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी, हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी, कि ये लॉयल्टी नहीं थी, ये वफादारी नहीं थी एब्स्ट्रक्शंस की, ये लॉयल्टी थी उन जीते जागते आदमियों की जो इंसान थे, उनके साथ वफादारी मैंने की है, एब्स्ट्रक्शन के साथ मैंने वफादारी नहीं की है। यानी वहां के कानून नियमों के साथ मैंने वफादारी नहीं की है, मैंने अपने चीजों के लिए वफादारी नहीं की, इंसानों के लिए किया। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी गांधी जी ने किया, मोरओवर, चाहे ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, चाहे उन्होंने नई इंडिया बनाने की कोशिश की हो, हु वुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरह से उन्होंने इंडिया को फ्री किया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्लीज फरियर एंड्रयूज, पहले जब चंपारण का एपिसोड चल रहा था, जब चार्लीज फरियर एंड्रयूज नाम का एक आदमी था, इंग्लिश पैसिफिस्ट, ये आशावादी था, इंग्लिश यानी अंग्रेज की तरफ से था, चार्लीज फरियर एंड्रयूज, हु हैड बिकम अ डेवोटेड फॉलोवर, वो गांधी जी का बहुत पक्का चेला बन गया था, महात्मा गांधी का। केम टू बिड गांधी, वो गांधी जी से टाटा बाय बाय बोलने आया, बिड करने आया, फेयरवेल, है ना, जा रहा था वो, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी ऑफ द फिजी आइलैंड, उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड में लग गई थी तो वहां जा रहा था, तो गांधी जी को टाटा बाय बाय करने आया था, गांधी जी का भक्त था। गांधी जी's lawyer friend thought it would be a good idea for the Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो साथी लॉयर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर ये बंदा चार्लीज फरियर एंड्रयूज हमारे साथ रुक जाए तो ये अंग्रेज है, तो इससे हम फायदा उठाकर जो है अंग्रेजों को हरा सकते हैं। तो लोगों के दिमाग में, लॉयर्स के दिमाग में ये था, लेकिन गांधी जी को ये बात पता नहीं थी कि मेरे लॉयर्स जो हैं ऐसा सोच रहे हैं कि इसकी हेल्प लेकर हम जो है अंग्रेजों को हराएं। एंड्रयू वॉज विलिंग ऑफ, गांधी एग्रीड, एंड्रयू भी जो है राजी हो जाता, विलिंग कर जाता अगर गांधी जी मान जाते। तो एंड्रयू मतलब इतना बड़ा भक्त था गांधी जी का कि अगर गांधी जी ये कहते कि अंग्रेजों को धोखा देना है तो एंड्रयू धोखा दे देता गांधी जी की वजह से। बट गांधी वॉज विहीमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने इसका जोर से विरोध किया, जोरदार विरोध किया, जोरदार। अपोज मतलब विरोध। पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा उन्होंने कहा उनसे, लॉयर से, गांधी जी ने, अरे तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम इस आदमी में, तुम इस एंड्रयूज आदमी में मदद ढूंढ रहे हो क्योंकि ये अंग्रेज है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है? क्या तुम्हारे सीने में इतनी आग नहीं है कि आप अपने भारत के लिए लड़ सको? तुम इस आदमी में, एंड्रयूज नाम के इस अंग्रेज में तुम मदद ढूंढ रहे हो, ये दिखाता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम डरपोक हो, क्योंकि उनके आदमी से ही तुम धोखा दिलवाओगे। तो इसमें अपनी मदद मत ढूंढो, खुद लड़ो भारतीयों, खुद लड़ो, इस अंग्रेज में अपनी मदद मत ढूंढो, हेल्प मत मांगो इनकी। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट इन इज इनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। गांधी जी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि अनइक्वल फाइट है, इधर अंग्रेज हैं, इधर इंडियन हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक इंग्लिश मैन तुम्हें फायदा दे देगा तुम्हारी साइड आकर? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे दिल का ये कमजोरी दिखाता है। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। कारण बस इतना ही है, ठीक है, और तुम्हें खुद पर ही रिलाय होना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए, तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। टू विन द बैटल, है ना, युद्ध को जीतने के लिए तुम पर खुद पर भरोसा होना चाहिए। इस एंड्रीज पर भरोसा कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम ये हेल्प कर देगा, चलो हेल्प कर भी देगा तो आगे जाके तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा कि अंग्रेज की मदद ली थी। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, तुम्हें नहीं ढूंढनी चाहिए, सीक का मतलब ढूंढना, सर्च करना, तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए हेल्प, तुम्हें मदद नहीं ढूंढनी चाहिए, प्रॉप का मतलब हेल्प, मिस्टर एंड्रयूज, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन होने की वजह से तुम उसमें मदद मत ढूंढो। ही हैड रेड आवर माइंड्स, गांधी जी ने पढ़ लिए थे हमारे दिमाग बिल्कुल सही तरीके से। राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि गांधी जी ने यार हमारे दिमाग कैसे पढ़ लिए। हाँ, हम यही चाहते थे कि एंड्रयूज हमारी मदद करे।
हाँ, हम यही चाहते थे कि एंड्रयूज हमारी मदद करे और अंग्रेजों को हराने में हमारी मदद करे, अंग्रेजों को वो धोखा दे। बट राजेंद्र प्रसाद कहते ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली। गांधी जी ने इतने करेक्टली कैसे पढ़ लिया? गांधी जी बहुत आगे की सोच रखते थे। ठीक है, चलिए, राजेंद्र प्रसाद कमेंट एंड वी हैड नो रिप्लाई। और जब उन्होंने कहा था ना कि भाई तुम इसमें मदद ढूंढ रहे हो, तो उनके पास जवाब नहीं बना राजेंद्र प्रसाद के पास। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन, गांधी ने इस तरह से हमें एक लेसन सिखाया, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, कि खुद पर ही भरोसा रखना चाहिए। आत्मविश्वास का हमें चैप्टर सिखाया राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारों की मदद, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ गई थी और गांधी जी ने जीत लिया था युद्ध को। ठीक है, यहां कहानी तुम्हारी होती है फिनिश्ड, यहां कहानी तुम्हारी फिनिश्ड होती है। और मेरे प्यारे साथी, ये जवाब आपको देना है कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप्ड बाय, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हुआ था। सिंथेटिक इंडिगो किसने बनाया था? मोतिहारी, जर्मनी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इसके ऊपर ही तो लड़ाई हुई थी सिंथेटिक इंडिगो के पर। बताओ मेरे शेरों, किसने बनाया था सिंथेटिक इंडिगो? इससे पहले फसल में उग रहा था इंडिगो, उसके बाद सिंथेटिक इंडिगो किसने बनाया? फिर लोगों को जरूरत ना पड़ी तो उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट खत्म करने की सोची और गरीब किसानों से पैसे मांगे। यही तो लड़ाई थी। तो किसने बनाया सिंथेटिक इंडिगो? मोतिहारी, जर्मनी, चंपारण, मुजफ्फरपुर। अब मिलता हूं नेक्स्ट मंडे में, जो मंडे आएगा मेरे बच्चे। अब बिहार बोर्ड की क्लासेस चलेंगी कल से। मेरे साथी सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि राजी खुशी उनको समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया, मंडे में आके एक बार फिर से मैं तुम्हें छोटी सी समरी कराऊंगा जो चिराग बुक में लिखी हुई है, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और फिर हम इसका टाटा बाय बाय कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं मंडे को। ठीक है, आंसर क्या है? जर्मनी। ठीक है, मंडे को मिलते हैं, छोटी सी समरी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन तुमसे पहले पूछूंगा कि इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, फिर आखिर में तुमसे कराऊंगा, वरना मैं कराऊंगा नहीं। इसे तैयार करके आना, कहाँ क्या हुआ, किसका क्या नाम था, किसने किससे मदद मांगी, कौन लड़ा, किसके ऊपर लड़ा, कितने % पैसे वापस आए, सारे सवाल पूछूंगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।